मेरा सवाल ये है आपसे, आपने मोदी जी कहते हैं हाँ राष्ट्रवादी, कलाम साहब राष्ट्रवादी मुसलमान होने चाहिए, आपको कैसा मुसलमान चाहिए, आपको औरंगजेब जैसा मुसलमान को आप उसको आइडल मानोगे या कलाम साहब को आइडल मानोगे? सारी बातें आपकी पार्टी करती हुई है। मैं कह रहा हूं, और आपकी अदालत के प्रोग्राम में, रजत जी के प्रोग्राम में पहली बार उन्होंने कहा था कि मैं देश के मुसलमानों के बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं। आज तक वो जो है बात मोदी जी की याद दिलाई जाती है, वो खुद भी उस बात को कहते हैं। जो आपकी सरकारी स्कीमें हैं, मुस्लिम आबादी अगर मान लीजिए यूपी में ही अगर मान लीजिए 18-20% है, तो जो उनको योजनाओं में जो लाभ मिल रहा है वो 35% के लिए मिल रहा है। सब कुछ कर रही है आपकी सरकार। फिर मैं पूछ रहा हूं क्यों अविश्वास है, जो आपने खुद एडमिट किया कि है ये जो देवेंद्र ने कहा एक मुसलमान को टिकट नहीं देते आप? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, ये जो एक स्टीरियोटाइप सोच हमारी बनी हुई है ना कि साहब सिर्फ मुसलमानों के लिए ही जो है वो अलग से कुछ होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूं। मैं व्यक्तिगत, मुझसे पूछें आप। सर, आप लोगों ने स्टार्ट किया है शायद, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, मुझे नहीं पता कब से। नहीं, कांग्रेस ने, उन्होंने किया होगा। कांग्रेस आप खुद वो आपने खुद देखिए तो विभाग खत्म कर देना चाहिए ना। कांग्रेस का बोझ लेकर के घूमते रहे ना। लेकिन देखिए क्या है कि मैं मानता हूं कि आप जो है वो धर्म के आधार पर कभी भी, जैसे धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, उसी तरह से धर्म के आधार पर जो है वो आप मंत्रालय नहीं बना सकते। मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। मंत्री होते हुए भी नहीं हूं पक्ष में। मैं तो मंत्री होते हुए मैंने कहा था कि ये तो कांग्रेस के माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय बंद कर देना चाहिए। नहीं, मैं अब बंद तो ये तो सरकार और जो भी हो वो करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सिर्फ उस वक्त जो है वो एक सच्चर कमेटी आई। सच्चर कमेटी पूरी तरह से भारत के मुसलमानों के साथ एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल फ्रॉड था, राजनीतिक जो है वो छल था। सर, ये हेडलाइन बन जाएगी। मैं कह रहा हूं सच्चर कमेटी इस देश के मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा राजनीतिक छल था। सच्चर कमेटी ने यह बताया था कि देश का मुसलमान देश के दलित से भी खराब हालत में। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी ने उस समय अपनी नाकामियों पर जो है वो सच्चर कमेटी का जो है वो पुलंदा डाल दिया और कहा कि जी सच्चर कमेटी से हमने रिपोर्ट मंगवाई है। अरे भाई, इस देश में किसको क्या नहीं मालूम है कि कौन गरीब है, कौन बेरोजगार है, किसको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसके लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की आप इंतजार कैसे कर सकते हैं? और हुआ क्या? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उसके कांग्रेस के कार्यालय में वो धूल खाती रही, उसमें उसका कुछ नहीं किया। अच्छा, ठीक है, लेकिन और एक जो है वो मिनिस्ट्री बना दी खाली। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब सर ने कहा कि भाई हमारी किसी योजना में कहीं कोई भेदभाव हो रहा है। क्या बात सही है? कोई भेदभाव नहीं हो रहा, सब कुछ सब मुसलमानों को भी जो औरों को मिल रहा है मुसलमानों को भी मिल रहा है देश के अंदर। लेकिन फिर मुस्लिम आरक्षण, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मुसलमानों को मैं आरक्षण नहीं देने दूंगा, कांग्रेस पार्टी देना चाहती है। उन्होंने कहा ये आपकी संपत्ति छीन करके आपका मंगलसूत्र तक ले लेंगे, आप महिलाओं के गहने तक ले लेंगे, आपका प्लॉट ले लेंगे और उनके बीच में बांट देंगे जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं। वोट देगा मुसलमान क्या फिर? आप इस ढंग से इसको क्यों देखते हैं सौरभ? सौरभ, सबसे बड़ी बात मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानती है और उनका इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि एक छोटे तबके मुसलमान के अलावा उनको कोई वोट नहीं देगा, जो उनकी आइडेंटिटी है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण 1947 तक जाइए आप, इस देश के बहुसंख्यक मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था। क्या सब पाकिस्तान जा पाए? इसका जवाब है नहीं। तो वो जो सोच है ना कि हम अल्पसंख्यक हैं, हमको प्रिविलेज चाहिए, उनको ये लगता है कि ये उनका बर्थ राइट है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं एक सवाल आपके लिए और आपके लिए छोड़ के जाता हूं। इस देश के मुसलमान जो है हमारे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हमारे बहुत ज्यादा है। इंडोनेशिया के बाद नंबर 2 की आबादी है ना, ईरान के बाद नंबर 2 की शिया पॉपुलेशन है ना सर, गलत तो नहीं हूं? अब मुझे बताइए, क्या इनको अल्पसंख्यक कहा जाना चाहिए? सर बताए ना, तो बात मैं यही तो मैं पूछ रहा हूं, और यही सोच है जो बीजेपी आगे बढ़ाती है। और इसीलिए तो अगर ये चाहें, बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिल जाए, लेकिन गुरु मिलता नहीं है, उल्टा पड़ता है। और इसके बारे में बड़े क्लियर है। मैं इससे सहमत हूँ। ये आप किसी भी मुसलमान से पूछिए कि भाई मोदी जी ने आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव किया विकास में, कहेंगे नहीं जी। आपके साथ जो है किसी भी रोजगार में कोई भेदभाव हुआ, आपके साथ शिक्षा में कोई भेदभाव हुआ, आपके साथ जो भी विकास और लोगों का हो रहा है, आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहेंगे हो रहा है। वोट क्यों नहीं दोगे भाई? नहीं साहब, वो खतरा बहुत है। ये जो जहर भर दिया गया है, मुझे लगता है इस जहर को जो है वो निकालना जो है खुद इन्हीं को पड़ेगा। न हम नशी न किसी हम सफर से निकलेगा।
तुम्हारे पांव का कांटा तुम्ही से निकलेगा। ये आप देश के मुसलमानों को कह रहे हैं? जी, ओके, ठीक है। अब न हम नशी न किसी हम सफर से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा तुम्ही से निकलेगा। जो तुम्हारे दिमाग में भर दिया गया है वो तुम्हारे हित में नहीं है। बीजेपी को मुसलमानों का वोट चाहिए भी कि नहीं? नहीं, निश्चित तौर पे चाहिए तो रहता ही रहता है, और कोशिश भी बीच में लगातार उसकी जारी रहती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब हैदराबाद में अधिवेशन हुआ था बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी, उसमें पीएम ने कहा था, दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें उन्होंने ये कहा था। हालांकि उसमें उन्होंने इस बात को जोड़ा कि आपको रीच आउट करना है और वोट की अपेक्षा ना करें, लेकिन सारे गवर्नमेंट स्कीम, डेवलपमेंट सब कुछ उनके दरवाजे तक पहुंच रहा है कि नहीं, इसके लिए बीजेपी का वर्कर रीच आउट करे। प्रॉब्लम ये है कि, और बीजेपी मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी नजर आती है कि एक तरफ ये कोशिश होती है, दूसरी तरफ ऐसे ऐसे बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं कि फिर ऐसा लगेगा आपको कि सारा किया धरा पानी फिर गया। अभी बीजेपी चुनाव से कुछ महीने पहले सोर्सेज के द्वारा ये जानकारी हमें मिली थी कि बीजेपी का जो माइनॉरिटी सेल है वो एक बड़ा कार्यक्रम करना चाहता था मुस्लिम्स को लेके, लेकिन पार्टी की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। जाहिर तौर पे पार्टी को ये समझ में आ गया होगा कि हमें किस लाइन पे चुनाव को लेकर जाना है, तभी हमारी ध्रुवीकरण करना है। हाँ। तो उस कंडीशन में ज्यादा मुसलमान भाईजान मत करो। हाँ, ये ज्यादा बड़ा फायदा नहीं हो सकता, यही तक हमें समझ में आ रहा था। सर बात तो यही है, असली बात है। डर क्या है? मोदी जी ने पहले भी कहा जाके मुसलमानों के बीच में काम करो, 2 बार और एक क्लोज डोर मीटिंग्स में कहा। ऐसा नहीं कि ये उन्होंने पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहा, वो तो खबर देवेंद्र जी जैसे लोग निकाल लाते हैं, लेकिन उन्होंने 2 बार कहा मुसलमानों के बीच में जाके काम करो। इस अपेक्षा से मत जाना कि वो तुमको वोट करेगा, वोट करे ना करे उनके बीच में जाके काम करो। लेकिन सर ये भी फैक्ट है, आप लोग जितना मुसलमानों के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, आपका अपना जो दूसरा वाला वोटर है ना, जो आपका पक्के वाला, वो छिटकता है। फिर ये डर है कि नहीं है? देखिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। आज जो है वो जिस वक्त 2014 में नरेंद्र मोदी जी को देश ने जनादेश दिया, उस वक्त जो है वो क्या था, पूरे देश में हंगामा हो रहा था अवार्ड वापसी से लेकर के, और जो है वो असहिष्णुता को लेकर के, और पूरी दुनिया से जो है रिश्ते कट जाएंगे, ये सब कुछ हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस्लामिक देशों से अगर अब तक के इतिहास का सबसे बेहतरीन रिश्ता होगा तो हिंदुस्तान का है और मोदी जी का है। कोई शक नहीं इसमें। अगर जहां फिलिस्तीन के साथ रिश्ते रहे बेहतर, वहीं पे इसराइल के साथ भी रहे। कोई ये नहीं तय हुआ कि हम इसराइल जाएंगे तो फिलिस्तीन नहीं जाएंगे, फिलिस्तीन आएंगे तो इसराइल। उसी तरह से उन्होंने कोई भी किसी भी, और दुनिया के जितने भी इस्लामिक देश हैं उनके जो बड़े बड़े नागरिक सम्मान है वो मोदी जी को दिए जा रहे हैं। ये इसलिए जो है वो आज, लेकिन देश का मुसलमान शायद पसंद नहीं करता कि आप इजराइल के साथ रिश्ते देखिए, रखो। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि सभी मुसलमान ऐसा सोच रहे हैं। बड़ी तादाद में आज मुसलमान भी, जो कमजोर तबका है, जो समझदार तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, मैं खाली कमजोर तबका की एक बात नहीं कर रहा हूं, जो पढ़ा लिखा तबका है वो बार बार ये सोच रहा है कि हम मोदी से दूरी क्यों बनाएं।